गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे जो है 6 to 12 वाली एनसीईआरटी सीरीज चली हुई है। तो उसमें हमारी जो एसएसटी वाला पोर्शन है वो अभी हमारा चला हुआ है। तो 6th क्लास जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है एसएसटी में। ठीक है। और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है उसको मैं बता रही हूँ कि जो हमने 6th क्लास की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, 6th और 7th दोनों क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो और सब्जेक्ट की भी अलग अलग बना रखी है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये अपनी पॉलिटिक्स है, पॉलिटी। ठीक है, सिविक्स की, इसकी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो 6th क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास का भी हमने जो है जो अपनी सिविक्स है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, 7th क्लास की भी। ठीक है। और ज्योग्राफी में भी 1 या 2 चैप्टर हमारे रहते हैं, वो हम 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। आई थिंक एक ही रहता है, तो आज हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज हम जो अपनी 7th क्लास की हिस्ट्री है, 7th क्लास की जो इतिहास है हमारा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारा इतिहास का पहला अध्याय है 7th क्लास का। ठीक है। और जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो इतिहास का 7th क्लास है, पहला अध्याय है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा ये दिखाया गया, ऊपर जो दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया है। ये देखिए, इसको श्रीलंका को ऊपर की तरफ दिखा दिया है इसमें। ये श्रीलंका है, ऊपर की ओर उल्टा दिखा रखा, जहाँ पे आज ऊपर लद्दाख है, कश्मीर है, इधर ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है इन्होंने? श्रीलंका। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ? ये अरबी भाषा में। ठीक है, चलिए इधर एक देखिए, इसमें बोल रखा है कि मानचित्र 1 या 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 जो है अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1154 में। जहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में एक नीचे गया है, वो बाद में दिखाएंगे। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। ठीक है, जो अल इदरिसी ने बनाया, कब बनाया? 1154 में। ठीक है, 1154। और जो फ्रांसीसी मानचित्रकार है उसने कब बनाया? 1720 में, 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ऊपर दिखा है ना। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। ये ऊपर जो ये दीवाला दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला जो मानचित्र बनाया गया है, ये जो पहले वाला अल इदरिसी ने बनाया था उसके 600 वर्ष बाद बनाया गया है। ऐसे देखिए, मानचित्र 2 में क्या है? 18वीं सदी के आरंभ में ग्यूलाम द लिस्ले ने एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप बनाया है। ठीक है, देखिए, इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहाँ से देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है, यह दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है।
नई और पुरानी शब्दावली, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। ठीक है, मतलब समय के साथ साथ भाषाएं भी बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में, मतलब अर्थ भी साथ साथ बदलते रहे। शब्द भंडार तो बदलते रहे, उनके साथ साथ क्या हुआ, उनके अर्थ भी बदलते रहे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के नाम के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाहे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। कहाँ से था? जो गंगा, ये पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाका था उसको क्या कहा गया? मिनाहे सिराज ने उसको क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार, एक सेकेंड, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16 सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करते हुए किया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में किसने किया था ये बताइए? बाबर ने। ठीक है, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। विदेशी क्या होता था? हमारे लिए आज विदेश का अर्थ होता है जो मतलब दूसरे देशों से आते हैं लोग, है ना। लेकिन उस टाइम पे विदेशी का अर्थ कौन क्या था? जिसको हम मतलब जानते पहचानते ही नहीं है, कोई भी अनजान व्यक्ति है वो हमारे लिए उस टाइम पे विदेशी हो जाता था। लेकिन आज का शब्द अलग ही है, जो दूसरे देशों से आते हैं वो विदेशी। देखिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, जो दूसरे देश से हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो वो विदेशी कहलाता था। इसको मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है, जो हमारी समाज या संस्कृति का अंग ना हो उसको क्या कह देंगे? विदेशी कहते थे पहले। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए जो है वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपरागतों से जुड़े होने पर भी वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। मतलब एक ही गांव में जब रह रहे हैं, चाहे वो कोई किसी भी धर्म या किसी भी जाति से हो, वो विदेशी नहीं कहलाया जाएगा। विदेशी वो कहलाया जाएगा जो मतलब अनजान हो, जिसको हम जानते नहीं है, चाहे वो दूसरे स्थान का हो, दूसरे राज्य का हो, ठीक है, दूसरे गांव का हो, उसको हम क्या कहेंगे? विदेशी, जिसको हम जानते नहीं हैं, उस टाइम पे कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है? प्रकृति। इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, सत्यापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं।
पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकारों के स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे। देखिए इधर देखिए, कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। ठीक है। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को ढूंढ डाला जिसकी उसको जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती हो और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। देखिए, तो कागज मतलब कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बताइए। यहाँ से देखते हैं। धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग जो है धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा गया। कहाँ रखा गया? जो ये पांडुलिपियां थी उनको कहाँ रखा गया, और उस जगह को क्या कहा गया? अभिलेखागार। ठीक है, जहाँ पे पांडुलिपियां रखी जाती हैं उनको क्या कहा गया? अभिलेखागार। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे बनेगा। ठीक है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि ये अलग ही भाषा में लिखी होती है, तो सबको समझ नहीं आती हैं, कई साल लग जाते हैं इनको पढ़ने में। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अभिलेखागार क्या होता है? जहां पर पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, दस्तावेज और पांडुलिपियों को। ठीक है, आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपनी तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, अभिलेखागार क्या है? जहां पे दस्तावेज और पांडुलिपियां, जो इम्पोर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहां पे रखे जाते हैं, उनको अभिलेखागार कहा जाता है। ठीक है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल निविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब उस टाइम पे जैसे प्रिंटर वगैरह या छापे खाने जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा कॉपी कर देते हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं थी। तो जो हाथ से बनाते थे उनको क्या बोलते थे? नकल नविश। ठीक है, हाथ से ही जो पांडुलिपियों की उनको दूसरे पेज पर उतार देते थे। ठीक है, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। जब भी हम मतलब किसी से अगर होमवर्क के लिए नोटबुक ले लेते हैं और उसकी कॉपी में से अपना काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, फिर हम अपने हिसाब से ही उसको मतलब लिख देते हैं फटाफट। तो ऐसे ही क्या होता है, चेंज आ जाता है दोनों के काम में। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि ये क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में और जो मित्र के लिखे हुए में छोटी मोटी जो है उसमें फ़र्क तो आएगा ना। देखिए इधर देखते हैं एक बार। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इसमें ये दिखा रहा है ना, बचपन में किया ना, किस किस ने किया है ये काम? किसी अपने दोस्त की कॉपी लेके फिर काम किया है और समझ नहीं आई, फिर अपने हिसाब से वो लिख देते हैं। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। ये छोटे आकार का है तो इसको क्या कहेंगे? लघु चित्र या मिनिएचर। लघु चित्र किसको कहते हैं? मिनिएचर ऐसे आ सकता है। मिनिएचर किसको कहा जाता है? एक लघु चित्र है। ठीक है, छोटे आकार का।
कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। यहाँ से देखते हैं, जब हम किसी की कॉपी लेते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते रहते हैं। यही कोई शब्द, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है कि क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, नस्तलिक लिपि कैसे लिखी जाती है? बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। ठीक है, सिक्स्थ लिपि जो है दाईं ओर से लिखी जाती है, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था, मतलब 1358 में। ठीक है, जो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा? 1356 में, और दूसरी बार कब लिखा? 1358 में, इसके 2 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो इतिहासकारों ने पहले वृत्तांत की जानकारी कब लिखी? 1971 में। ठीक है, यहां से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, देखते हैं। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, ठीक है, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। मतलब जो ये नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए हैं जो नए विचार भी लेकर आए हैं। ठीक है, यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। मतलब इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन आए, साथ साथ राजनीतिक में भी आए, आर्थिक स्थिति में भी आए, सामाजिक स्थिति में भी आए, ठीक है, सांस्कृतिक में भी आए। मतलब हर एक काल में चेंजेज आए हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। एक सेकंड देख लेते हैं। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत। मतलब जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हुआ? राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। तो ऐसे आ सकता है कि राजपुत्र का मतलब क्या है? उसका राजा का पुत्र। ठीक है, राजपूत का मतलब राजा का पुत्र।
8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं से सेवारत थे। कई और एक सेकेंड ऐसे कई और चारण राजपूतों का की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि के से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ जो है मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो है मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति होती थी, कायस्थ। ठीक है, आदि समूहों ने भी उठाया। कायस्थ क्या है? लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। तो यहाँ से देखते हैं, एक बार ये देख लेंगे। पर्यावास, पर्यावास क्या है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। यहाँ से देखें, पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर से हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजाति में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, मतलब एक जाति का एक क्षेत्र में कोई और दर्जा होगा और दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरा। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां जो है स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, जो सभा होती थी जो बड़े बुजुर्ग करते थे उसको क्या कहेंगे? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राजा की एक इकाई पर ही होती थी। देखिए, ये तो क्वेश्चन दिया गया है कोई, तो यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है क्षेत्र और साम्राज्य। ठीक है, हमने अध्याय 2 में पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, इसके बारे में चोल, तुगलक या मुगल हम आगे जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति से उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक जो है बताया गया है। जो गयासुद्दीन बलबन है उसमें प्रशस्ति में उसका मतलब उसको शासक बताया गया साम्राज्य का। जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ है। जो गयासुद्दीन बलबन है उसका शासक कहाँ तक फैला है? पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जिसको गजन भी बोला जाता है, तक फैला हुआ है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आता है। जो नीचे का दक्षिण भारत है हमारा वो पूरा उसमें आता है। गोड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है लोग इनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, एक बार देख लेते हैं। मिस्र के
शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित जो मसालिक अल अबसर की फ़ी ममालिक अल अमसर, देखो कैसे कैसे नाम है, अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाला ये प्रांत दिखाया गया है। नाम बड़े ही अजीब गरीब है, पढ़ने में भी नहीं आते। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिकरण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी हैं कि शासक लोग जो है इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का भी उल्लेख क्यों करते रहते हैं। चलिए एक बार ये देख लेते हैं। भाषा का क्षेत्र, भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि जो है अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की एक भाषा, मतलब एक अलग भाषा है, हर एक क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी जो है गुजरात में, मैबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। ये आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपको मैचिट करने के लिए ये चीज़ दे देंगी कि कौन सी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ठीक है, दार समुद्री में, तेलंगानी कहाँ, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, गुजरी कहाँ, गुजराती, समझ में आ रहा है कि गुजरी गुजरात में, मैबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और हिंदी क्या है, हिंदवी कहाँ, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। संस्कृत भाषा जो है उसको सिर्फ ब्राह्मण लोग जानते हैं, आम भाषा मतलब आम जनता जो है नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, ऊपर बताई गई उन चीज़ों के बारे में बताना है, और एक सूची उन भाषाओं के बारे में बताइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से एक, उन्हें रेखांकित कीजिए। जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ये तो एक एक्टिविटी दी गई है। सन 700 तक कई क्षेत्रों से अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके हैं और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच जो है काफ़ी टकराहटें चलती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। देखिए 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जो 18वीं सदी है उसमें जो मुगल वंश है वो क्या था, पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप अक्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता था और उन राज्यों की बहुत सी जो है बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैल इन क्षेत्र को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और एक दूसरे के समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ से मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से टकराकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की जो सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था। चलिए नेक्स्ट रीडिंग हमारी है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के
सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी जो आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में जो है महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज ने जो है ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत मतलब उनको संस्कृत का ज्ञान था, इसलिए ब्राह्मणों का जो है आदर बहुत होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा जो है और भी बढ़ गया था। देखिए, संरक्षक क्या है? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। तो ये जो क्या थे संरक्षक, जो क्या थे वो जो ब्राह्मण लोग थे उनका बड़ा आदर करते थे। ठीक है, और उनको किसी ना किसी चीज़ का सहारा दे देते थे, कोई वस्तु के रूप में। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस पर पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको हम आगे पढ़ेंगे 6ठे अध्याय में। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए हुआ था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते रहते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का जो है विधि सम्मत नेता मानते थे। जो मुसलमान है उसमें कुछ कौन थे? शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद हैं अली को मुसलमानों का विधि समस्त नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। ठीक है, जो इस्लाम है उसमें आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाए? खलीफा कहलाए, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले जो परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषताओं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाएगा तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो सकता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज जो है इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ बना हुआ था। ठीक है, जो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने ब्रिटिश के जो है इतिहास को कितने युगों में बांटा है, कौन कौन से नाम है, जैसे हिंदू ब्रिटिश दे दे, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश है तो इसमें एक की जगह कोई भी चेंज कर देगा, हिंदू मुस्लिम सिख या हिंदू मुस्लिम ईसाई, या मतलब कुछ भी यहाँ पे लिख देगा, लेकिन क्या है ये हमारा हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास मतलब जो 3 इतिहास थे कौन से थे, 3 युग कौन से में थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, यह विचार
यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की हो जाती थी। चलो, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राजा और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मतलब जो ये 7th क्लास में हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि यूरोप से व्यापारी, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, प्रधान धर्म, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक जो है बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों के से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ जो है भौतिक उन्नति और बौद्धिकता प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मतलब इतिहास अगर देखें तो इसको बस समझना होता है। जब पढ़ेंगे ना तभी इसको मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको 2-3 बार हम इसको देखेंगे तभी हमें चीज़ें जाके समझ में आएंगी और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, आधुनिकता के साथ जो है भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान जो है इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की जो व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई जो बातें हैं उनसे मतलब उनसे उनका जो क्या करनी है, तुलना करनी है, जो हमने 6th क्लास में पढ़ी है। जहाँ भी संभव हो सके यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी नया कुछ बदला है या वैसा ही है जो पहले था। तो बहुत कुछ बदल चुका है, पहले जैसा तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर था क्लास 7th का, ठीक है, फर्स्ट इतिहास का फर्स्ट चैप्टर था, हमने कवर कर लिया है। ठीक है, देखिए आपको एक बार पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, ठीक है, लेकिन इसको एक बार अच्छे से हम पढ़ेंगे बिना इसकी स्पीड बढ़ाए, बिना 2x करके ना, बिना और स्किप्ट करके एक एक लाइन इसको पढ़ेंगे ना और फिर दोबारा से पढ़ेंगे। एक बार में तो चीज़ें सिर्फ दिमाग में जाती हैं, दूसरी बार पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए एक बार देख ले है तो नहीं, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा ज्योग्राफी की 7th क्लास की ज्योग्राफी है, शायद उसका लास्ट चैप्टर है आज या फिर 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसमें हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।